हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैन और आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मोटापा, ओबेसिटी एक ऐसा बॉडी इमेज डिसऑर्डर है कि जो किसी भी इंसान की सेल्फ एस्टीम को थोड़ा सा तो कम कर ही देता है। और अगर उसके साथ आपको इनफर्टिलिटी है, आप बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंसल्ट टू योर इंजरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटापा आपकी फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है और आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर किस इंसान को ये कहेंगे कि ये मोटापे से परेशान है या इसको ओबेसिटी है, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हमें जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है वो जेनेटिक्स से आता है। वो हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, जो एक पूरा बॉडी इमेज है, जो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जो एक मसल मास है, जो फैट मास है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीन्स से डिसाइड होता है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारी बड़ी उम्र के जो लोग हैं हमारे घर में, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सब हमसे तो ज़्यादा ही हेल्दी थे उनके इस उम्र में। तो हम किसको कहेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मोटापा है और इस पर्टिकुलर पर्सन को हेल्दी बॉडी कहा जाता है? मोटापा को मापने का एक परफेक्ट मेजर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये होता है आपके वजन को, जिसको किलोग्राम्स में लिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है आपकी हाइट मीटर स्क्वायर से, kg पर मीटर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट फिनोमिनन है। सो बॉडी मास इंडेक्स आपकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी हाइट एंड आपके वेट से इसका लेना देना है। ये इंडियन स्टैंडर्ड, स्पेशली इंडियन विमेन के लिए ये जो रेशियो है बॉडी मास इंडेक्स kg पर मीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए आपका 20 से 23 के बीच में। आइडियली इट इज़ बिटवीन 19 to 25, बट अगर हम पर्टिकुलरली फर्टिलिटी की बात करें, अगर आपके कंसीविंग की बात करें, तो ये होना चाहिए आपका 20 to 23 के बीच में। अगर ये 24 to 29 है तो आपको ओवरवेट कहा जाता है। अगर 29 से ज़्यादा है, 35 तक है, 29 to 35, then you are obese grade 1, 35 to 40 obese grade 3 and 40 के ऊपर सुपर ओबेस। तो ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, ये हमें पता लगा सकता है कि आपको वाकई में कितना टारगेटेड वेट रिडक्शन करना है ताकि आपका बॉडी मास इंडेक्स फॉल हो 20 to 23 या कह लीजिए 20 to 24 के बीच में। बट मोटापे के लिए एक बहुत जो अभी रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, उसमें हर एक फिटनेस सेंटर, हर एक इंसान मेंटली सफ़र कर रहे हैं सिर्फ किलोग्राम्स को लेके। वो वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, अपना वजन देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 10 kgs रिड्यूस करना है, 20 kgs रिड्यूस करना है, 15 kgs रिड्यूस करना है, एंड टारगेट भी बहुत शॉर्ट टर्म रखते हैं, कह लीजिए 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में। अगर आप इस स्पीड से और इस तरीके से वेट लॉस कर रहे हो तो यू शुड नो कि आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो, आप प्रोटीन लॉस कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में से प्रोटीन कम कर रहे हैं। और जिस टाइम से आपने ये जिमिंग या ये एक्सरसाइजिंग, ये क्रैश डाइटिंग बंद किया, आप डबल स्पीड में अपना वेट गेन करोगे। तो आपका जो वेट रिडक्शन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि आपको सिर्फ वेट रिडक्शन पे फोकस नहीं करना है। जो इम्पॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए वो है फैट रिडक्शन। आपकी बॉडी में से फैट कम होना चाहिए। आप वेइंग स्केल पे चढ़े और शायद 2 महीने में आपका 3 किलो ही वजन क्यों ना कम हुआ हो, पर अगर आपकी 3 इंचेस वेस्ट लॉस हुई है, देन यू आर डूइंग अ सस्टेनेबल वेट लॉस। So you have to focus more on a fat reduction than weight reduction. अब हमें fat reduction क्यों करना है? इसके लिए एक बेसिक साइंस है। जिनकी बॉडी में ओबेसिटी ज़्यादा होता है उनमें फैट टिश्यू ज़्यादा होता है। फैटी टिश्यू में से लेप्टिन हार्मोन निकलता है, जो आपकी बॉडी के जो फाइन रेगुलेटेड हार्मोन्स हैं, स्पेशली आपकी ओवरीज एंड यूट्रस के लिए जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इन सबको गड़बड़ कर देता है। तो या तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली नहीं आएगी, और अगर रेगुलर है भी तो उसमें से निकलने वाले एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट में से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो जिनकी बॉडी में एस्ट्रोजन एक्सेस होता है उनको कई बार गर्भाशय की जो दीवार है वो बहुत मोटी हो जाती है और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग DUB का कारण बनती है।
आपको ये समझना ज़रूरी है कि फैट रिडक्शन करते वक्त, जैसा मैंने बताया, इट शुड बी अ सस्टेनेबल फैट लॉस। और क्यों फर्टिलिटी क्लिनिक्स हमेशा पेशेंट्स को देखने के बाद ये सलाह देती हैं कि आप हो सके उतना अपने BMI को कंट्रोल करें प्रायर टू कंसीविंग, प्रेगनेंसी रखने से पहले कंट्रोल करें। और ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी हैव डेटाज इन आवर हैंड, हमारे पास डेटा है जो ये बताते हैं कि अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है तो देर आर 3 times इंक्रीज्ड रिस्क कि आप नेचुरली कंसीव ना कर पाए। अगर आपका BMI 29 से ज़्यादा है तो विथ एवरी 12 मंथ्स, हर 12 महीने पे और हर एक BMI इंडेक्स इंक्रीज होने पे आपकी फर्टिलिटी, आपकी कंसीव करने का रेट 4% डिक्रीज होता है। यानी अगर आपका BMI 35 है तो 26% रिड्यूस्ड फर्टिलिटी आपकी उन लोगों की कंपैरिजन में है जिनका BMI 20 to 25 है। जिनका अगर आपका BMI 40 है तो आपके पास 43% डिक्रीज्ड फर्टिलिटी है एज कंपेयर टू दोस्त जिनका BMI 29 से कम है। और अगर आपका IVF हुआ है और आप 30 को क्रॉस कर चुके हैं BMI में, तो देर आर 6 to 7% चांसेस दैट आपको लाइव बर्थ रेट ना हो, यानी पूरे 9 महीने पे एक हेल्दी बच्चे का जन्म आप न कर पाए। मोटापे के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, IUGR, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास ना हो पाए और बच्चे में कोई फेमिलियल जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आए, उनमें कुछ एंजाइम्स की कमी हो ताकि वो पैदा होने के बाद भी, जन्म लेने के बाद भी जो पोषण है वो अच्छे से न ले पाए, माँ का दूध टॉलरेट न कर पाए और आगे चल के उनकी एडोलेसेंट एज में उनको बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नाउ व्हाई दिस फैट रिडक्शन इज सो नेसेसरी? बिकॉज जब आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी ब्लड शुगर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए, और इसकी वजह से आपका जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो कम हो जाएगा, तो जिससे आपके एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन का जो सर्कुलेटिंग मैकेनिज्म है बॉडी में वो डिस्टर्ब होगा। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर एस्ट्रोजन, योर प्रोजेस्टेरॉन, your FSH, your LH level will tend to decrease your fertility. So obesity बहुत बड़ा कारण है आपकी fertility को decrease करने के लिए। इसके साथ ही IVF में भी ये सब चीज़ें उतनी ही मैटर करती है, क्योंकि IVF में हम आपके एग्स को बाहर पूल करके स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं और ये एम्ब्रियो हम गर्भाशय के अंदर रख देते हैं, और एक बार उसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन वो टोटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो वैसे ही होता है जैसे नेचुरल प्रेगनेंसीज में होता है। तो ओबेसिटी जितनी नेचुरल प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है उतनी IVF को भी इफेक्ट करती है, लाइव बर्थ रेट को भी कम कर देती है। और ना ही सिर्फ फीमेल में, मेल में भी देखा गया है कि विथ एवरी एक्स्ट्रा 10 kgs, हर 10 किलो ज़्यादा के साथ आपका फर्टिलिटी 10% डिक्रीज होता है। सो मेल के लिए भी ओबेसिटी उतना ही मैटर करता है, क्योंकि ओबेसिटी में जैसे मैंने बताया आपका फैटी टिश्यू बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मेल में भी होते हैं और ये फैटी टिश्यू से ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू होते हैं, तो मेल के टेस्टोस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। और जब मेल में टेस्टोस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होता है तब उन्हें शारीरिक संबंध रखने में भी परेशानी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, स्पर्म्स भी पुअर क्वालिटी के होते हैं और इसमें फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, ताकि दिखने में अगर स्पर्म नॉर्मल भी हो तो भी शायद वो फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी ना रखे, और अगर हो तो वो डिफेक्टिव फर्टिलाइजेशन हो। सो ओबेसिटी इज अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना BMI जब से आप प्लानिंग फेज शुरू कर रहे हैं, चाहे आप नेचुरली कंसीविंग के प्रोसेस में हो, चाहे आप IUI में हो, चाहे आप IVF में हो, या आप सिर्फ प्लेन दवाइयाँ या गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस ले रहे हैं, आप अपने BMI को 20 से 23 और यू कैन एक्सटेंड टिल 25 इसमें कंट्रोल बनाए रखें। साथ में फोकस ऑन सस्टेनेबल फैट रिडक्शन। हमें 3 महीने के अंदर 10 किलो वजन नहीं कम करना है, हम शायद 3 महीने में सिर्फ 3 किलो ही क्यों ना कम करें, पर वेस्ट पतली होनी चाहिए, कपड़े ढीले पड़ने चाहिए, फैट रिडक्शन होना चाहिए, और वो भी खास करके एब्डोमिनल फैट रिडक्शन होना चाहिए। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे
तो आपकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी और आपके IVF के सक्सेस रेट भी इंक्रीज होंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके आपको ओबेसिटी के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी एंड आई विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी, healthy IVF journey and healthy implantation process. Thank you.